हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो तुम्हारे चारों चैप्टर हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इन चारों चैप्टर्स को इन वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मजेदार रहने वाली है, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन होता है गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन इन दोनों की रिएक्शन करने से वाटर मिल गया, तो एक हमें नया सब्सटेंस मिल गया। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, यानी प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। तो केमिकल रिएक्शंस के 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा होता है चेंज इन कलर, तीसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर एंड पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो इसमें पहला है तुम्हारा चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें स्टेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम एग्जांपल देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ये तो गैस होता है, लेकिन इसके रिएक्शन से हमें वाटर मिलता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये स्टेट में चेंज हो गया। अब जैसे एक और एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो कि जो सॉलिड वैक्स होता है, यानी जो मोमबत्ती होता है, वो तो सॉलिड होता है, लेकिन जब उसको हम बर्न करते हैं तो इससे वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, जो कि वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सॉलिड से गैस में ये बदल गया। और एक बात और याद रखना कि कोई चीज़ अगर मेल्ट हो या फ्रीज हो ना, तो वो फिजिकल चेंज होता है, वो केमिकल चेंज नहीं होता है, यानी वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कि आइस का वाटर में बदलना, लेकिन वही कोई चीज़ अगर बर्न होगा तो वो केमिकल चेंज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन कलर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें कलर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये दोनों ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कलरलेस होता है, लेकिन जब ये दोनों मिक्स होता है तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है, जो कि ये येलो कलर का होता है। जैसे कि तुम यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हो कि ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों कलरलेस होता है, लेकिन इन दोनों की रिएक्शन से ये जो लेड आयोडाइड मिला ये येलो कलर का होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें पोटेशियम नाइट्रेट भी यहाँ से मिलता है। थर्ड तुम्हारा प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस भी इवॉल्व होता है। जैसे कि जिंक और अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करवाते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। रिएक्शन यहाँ पे तुम देख सकते हो, जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों के रिएक्शन से जिंक सल्फेट मिला, और ये देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। और ये जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं ये दो तरीके से होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हीट रिलीज होता है, यानी कि प्रोड्यूस्ड होता है, जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होता है जो इस एरो के इधर इधर तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से हीट क्या हुआ, एग्जिट हुआ, जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जो हीट होता है यहाँ पर होता है, ठीक है, एरो के ऊपर में, क्योंकि इसमें हम हीट करते हैं। तो किसी चीज़ को अगर हीट किया जाए तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। बट अब यहाँ पे सवाल आ गया कि सर ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो एक तरह का ये सॉलिड प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, वो किसी केमिकल रिएक्शन में ना पूरी तरह से घुला हुआ नहीं रहेगा। अब जैसे तुम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ये जो बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें यहाँ पे एक बेरियम सल्फेट मिला, जो कि ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से घुला हुआ नहीं होता है सॉल्यूशन में, यानी कि ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, बेरियम सल्फेट को। अगला है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से तो हमें वाटर मिलता है। तो इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे सिंबल और फॉर्मूला के रूप में इसी को लिख दिया है। यही हो गया केमिकल इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे। फिर अगला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है।
तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड एरो किधर होता है, रिएक्टेंट साइड एरो किधर होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल अगर हो, प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हो, तो इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे अगर जिंक है, जिंक का इसमें नंबर ऑफ एटम एक है, इसमें भी जिंक का नंबर ऑफ एटम एक है, तो ये बैलेंस्ड है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखो हाइड्रोजन इसमें 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस है। इसमें सल्फर जो है एक है, यहाँ पे सल्फर एक है, ये भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, तो ये इक्वल नहीं होता है। जो रिएक्टेंट साइड में प्रत्येक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और प्रोडक्ट साइड में जो प्रत्येक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसमें ऑक्सीजन है इसमें नंबर ऑफ एटम 3 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम 2 है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो इसी को कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम लोग स्केलेटल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको याद रखना। आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स में। तो केमिकल रिएक्शंस के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो चलिए एक एक करके अब इसको समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है। इसमें कोई कंपाउंड ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो ब्रेकडाउन होता है वो 3 तरीके से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसमें यानी जो डिकम्पोजिशन होता है वो हीट करने की वजह से होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर कार्बोनेट को हीट किए तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो इसमें हम हीट किए हैं। इसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से होता है। जैसे अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाता है। और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट के वजह से होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पास हो तो इसमें सिल्वर और जो क्लोरीन होता है ये दोनों अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वैसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता हो किसी दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आयरन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस कॉपर से, तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है आयरन से, इसी वजह से ये जो आयरन होगा ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे ये जो बेरियम होता है ये प्लस में होता है, क्लोरीन जो होता है माइनस में होता है, जो सोडियम होता है ये प्लस में होता है और ये जो सल्फेट होता है ये माइनस में होता है। तो आयंस का इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो Ba है इस SO4 के पास आएगा और ये जो क्लोरीन है ये इस Na के पास आ जाएगा। तो देखो BaSO4 यहाँ पे एक साथ आ गया और ये जो NaCl है ये एक साथ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, इसमें कॉपर में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एंड यहाँ पे देख लो एमोनिया में जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन कम हो गया, या 3 था एक कम हो गया, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो यही होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। वहीं जो रिडक्शन होता है ये ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, Mg में हाइड्रोजन ऐड हो गया एंड यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ से
रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रिडक्शन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो। इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें दोनों ही होना चाहिए सेम रिएक्शन में। एक ही रिएक्शन में अगर रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो तो इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में तुम देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट मीन्स कि ये रिडक्शन हुआ। और इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो तो उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एंड लास्ट है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिंपली तुम रिडक्शन भी कह सकते हो। जैसे कि ये वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन में तुम देखो क्या रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सिंपली तुम रिडक्शन समझो। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन रिमूव हुआ, यानी कि ये वाला इसमें क्या हुआ कि इसमें रिडक्शन हुआ, ठीक है, इसमें रिडक्शन हुआ, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एंड बिल्कुल सेम इसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन देखना है कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर कहा जाए कि इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो ऑक्सीडेशन होगा ना वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि जो ये H2 होगा ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसमें एक बहुत ही छोटा सा टर्म है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है बिना खुद को कंज्यूम्ड किए हुए, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, यानी कि मेटल का एक स्लो कन्वर्सन होना किसमें, एक अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। मतलब कोरोजन एक प्रकार से ना एक प्रक्रिया होता है जिसमें स्लो कन्वर्सन होता है मेटल का किसी दूसरे अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में। वहीं रस्टिंग क्या होता है, तो जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एक रेड सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसी को हम रस्ट या फिर रस्टिंग कहते हैं। तो अब सवाल आ गया कि कैसे हम कोरोजन को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो कोरोजन का प्रिवेंशन क्या क्या है, तो कोरोजन को प्रिवेंट होने से हम बहुत मेथड से तरीके से बहुत सारे मेथड को यूज़ करके बचा सकते हैं, लाइक पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रेसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक का परत चढ़ा के, क्रोम प्लेटिंग यानी कि क्रोमियम का परत चढ़ा के, या एनोडाइजिंग यानी कि एल्युमिनियम का परत चढ़ा के, या फिर उसको एलॉय बना के, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है तुम्हारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो जब कोई फूड मटेरियल्स में टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाए क्योंकि उसमें फैट और ऑयल्स होता है, तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी के कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑक्सीडेशन, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है जो कि फूड में प्रेजेंट रहता है। तो अब सवाल आ गया कि इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, फूड को ख़राब होने से कैसे बचाएंगे। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम सब्सटेंस लाइक विटामिन ई का फूड में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो फूड जो है ख़राब जल्दी नहीं होगा। या फिर नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ हम कर सकते हैं जो कि चिप्स वगैरह में किया जाता है। तो बस ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे एसिड क्या होते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हो उसी को हम एसिड कहेंगे। जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर ले तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देख लो H+ आयंस मिला, इसी वजह से हम HCl को एसिड कहते हैं। कभी कभी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ना हमें हाइड्रोनियम आयन भी मिलता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O+। कैसे, तो यहाँ पे समझ सकते हो, ये HCl से हमें H+ आयन मिला। अब H+ आयन्स दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H3O+ मिल जाएगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन हमें मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से बेस में भी होता है। बेस क्या होते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर OH- आयन्स फॉर्म होता हो तो उसी को हम बेस कहेंगे। जैसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर इसको तुम वाटर में डिजॉल्व कर दो तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ से देखो OH- आयन फॉर्म हुआ, तो इस वजह से इसको हम बेस कहेंगे। जो बेसेस होते हैं वो टच में सोपी या सिलिपरी टाइप के होते हैं। जैसे कि सोप, अगर साबुन को अगर तुम छुओ तो वो थोड़ा सा सिलिपरी टाइप में लगेगा।
कुछ बेसेस सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेसेस इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अच्छा, वैसे बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल हो तो इसको हम अल्कलीज भी कहते हैं। तो इसको याद रख लेना कि जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। अब एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, नहीं खट्टा होता है। इसका फिजिकल स्टेट देख लो। एसिड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड्स और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। जो एसिड्स होता है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है, ये सब सारा याद रख लेना है। वहीं जो बेसेज होते हैं वो टेस्ट में बीटर होता है, और बेसेज जो होते हैं जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, और ये बताएं पहले ही बता चुके टच में सोपी टाइप का होता है, और बेसेज भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स माना जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम एसिड और बेसिस का देखेंगे। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन गैस का जो साउंड होता है वो पॉप साउंड करके निकलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, बट इसमें ना एक एक्सेप्शन है। देखो, नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन के जगह पे वो हाइड्रोजन फॉर्म ना करके वो वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। देखो, ऐसे तो मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर एसिड अगर HNO3 रहे, HNO3 रहे, मतलब नाइट्रिक एसिड रहे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना ये फॉर्म नहीं करेगा, H2 फॉर्म नहीं करेगा, H2O फॉर्म करेगा, यानी कि वाटर फॉर्म करेगा। बस इतना ही सा अंतर है जो कि तुम्हें याद रखना है नाइट्रिक एसिड के साथ। अच्छा, इसके ऊपर एक और एक्सेप्शन है। यही जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, अभी हमने जो बात किया था नाइट्रिक एसिड का, अगर ये कुछ मेटल्स के नाम याद रख लेना, जैसे मैग्नीशियम या मैग्नीज। अगर ये मैग्नीशियम या मैग्नीज जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो साल्ट और हाइड्रोजन ही फॉर्म करेगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई क्या होता है, तो अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म करो तो उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये लो, यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे एसिड है, दोनों का रिएक्शन हो गया, साल्ट और वाटर फॉर्म हो गया, इसी को हम यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। अब अगर एसिड जो है अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, तो एसिड अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। और याद रखना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना वो नेचर में बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, तुम देख सकते हो। अगला है कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि मेटल कार्बोनेट के और एसिड के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट, वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये फॉर्म किया है, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम ये चीज़ होता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करके देता है। इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर में। तो भाई इंडिकेटर तीन टाइप का होता है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें नेचर से नेचुरली मिलता है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है केमिकल्स का यूज़ करके। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो कि जिसे कि स्मेल से पता चल सके कि वो एसिड है या बेस है। अब जैसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लो, जैसे वैनिला है, ओनियन है, क्लोव ऑयल है, ठीक है ना। ये सब सारा ध्यान में रखना है। इस सब का एग्जांपल भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल हो गया लिटमस या टर्मरिक, सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल हो गया फेनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब ये जो इंडिकेटर है कैसे काम करता है ये तुम यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड के कलर कॉन्टैक्ट में रेड ही रहता है, बेस के कॉन्टैक्ट में ब्लू हो जाता है। ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा वो एसिड के कॉन्टैक्ट में रेड हो जाएगा, और बेस के कॉन्टैक्ट में जैसे का वैसे ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा। टर्मरिक जो होता है एसिड के कांटेक्ट में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जबकि बेस के कांटेक्ट में वो रेड कलर का हो जाएगा। फेनोप्थेलिन में क्या होगा कि एसिड के कांटेक्ट में ये कलरलेस हो जाएगा, जबकि बेसिस के कांटेक्ट में ये पिंक कलर का हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में रेड होगा और बेस के कांटेक्ट में ये येलो हो जाता है। इतना याद हो जाएगा। अब ये वाला पीएच से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। 7 न्यूट्रल होता है ग्रीन, एंड इसके बाद ये कलर का नाम भी याद रख सकते हो। एंड ये जो 1 होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, और जो 14 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये घटते जाएगा 7 से नीचे
जैसे जैसे घटते जाएगा ये उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और ये साथ से जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ गए होगे। अगला है बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सभी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे वो नेचर में क्या होता है, एम्फोथेरिक होता है। ठीक है, तो वैसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक बोलते हैं। अगला है कि बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ फॉर्म करेगा ना तो साल्ट और वाटर मिलेगा। और याद रखना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेस एसिडिक होता है, और मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। अब आ जाते हैं लास्टली केमिकल प्रिपरेशंस में, साल्ट से कैसे केमिकल प्रिपरेशंस होता है। तो इन सब का ना फॉर्मूला भी याद रख लेना। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3 होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CSO4 × 12H2O होता है। ठीक है, देन है कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कैसे इसका प्रिपरेशन किया गया है। तो देखो जब भी सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ऐड किया जाए तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ना इसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं। साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। तो याद रखना कि ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इससे हमें NaOH और Cl2 और H2 मिलता है, मतलब इस प्रकार से कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा का यूज़ यह कर लेना है कि ये सोप और डिटर्जेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी किया जाता है। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला बताया हमने CaOCl2। ये कैसे फॉर्म होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ऐड करने से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, तो ये पानी को साफ़ करने में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ब्लीचिंग कॉटन के रूप में यूज़ किया जाता है, इसको एज ए ऑक्सीडाइजेंट एजेंट के रूप में भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आ जाते हैं बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। अब ये भाई प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, तो NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब के रिएक्शन से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या भाई प्रॉपर्टी क्या है, तो बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी ये है, इसको याद रख लेना कि NaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो Na2CO3 H2O और CO2 मिलता है। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये इसका यूज़ ये है कि इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का एंटासिड के रूप में, यानी एसिडिटी हो जाएगा स्टोमैक में तो उसको हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एज एन एंटा एसिड हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। ठीक है, साथ ही बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, केक्स वगैरह, ब्रेड्स वगैरह में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर का। चलो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला तुम्हारा आ गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। अब भाई ये ऑप्टेंट कैसे होता है, तो NaCO3 को हीट किए तो ये मिला, ये वाला रिएक्शन ऊपर में भी हमने बताया था। फिर इसका हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी 10H2O के साथ इसको रिएक्ट मतलब उसमें ऐड करेंगे वाटर। Na2CO3 हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ देता है कि सॉल्वे प्रोसेस द्वारा या एमोनिया सोडा प्रोसेस द्वारा कैसे हम ये वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा वाला भी इसमें तुम्हें रिएक्शन लिख देना है, ये पूरा रिएक्शन तुमको लिखना है, ये ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, इस वजह से इसको हम स्किप करेंगे। अब वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन एंड विच टर्म्स जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये अल्कलाइन हो जाता है। अच्छा, वॉशिंग सोडा का क्या यूजेज है, तो इसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग के में भी यूज़ होता है, सोडियम कंपाउंड्स का लाइक जैसे बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। साथ ही साथ वाटर के परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो जिप्सम को ये CSO4 इंटू 2H2 जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर अगर हम हीट करें तो इससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। इसका यूजेज है कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। अच्छा, टॉयज़ वगैरह बनाने में भी, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, चौक बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ किसी सरफेस को स्मूथ बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो बस इतना ही था, ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करे और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस यानी कैटायंस फॉर्म करे, इसको मेटल कहेंगे। इसको एक अलग तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको भी हम मेटल कह सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन को हम इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इस वजह से इसको हमने मेटल कहा। तो आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो मेटल कहलाएगा। वही मैग्नीशियम में भी ये चीज़ हम देख सकते हैं। वही जो नॉन मेटल्स होता है वे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करते हो और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस यानी कि एनायंस फॉर्म करते हो। या फिर इसको एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे हम नॉन मेटल्स कहेंगे। जैसे क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 7 होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आया तो इस वजह से हमने क्लोरीन को नॉन मेटल कह दिया। चलिए अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन है कि जो टंगस्टन होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एक्सेप्शन याद करते जाना है। मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो मरकरी और गैलियम होता है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे सॉलिड में तुम्हारा कार्बन और फॉस्फोरस आ गया, लिक्विड में जैसे ब्रोमीन आ गया, ठीक है, एक ही है। और गैस में लगभग 11 है, ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी यानी कि एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू थीन वायर्स। जो मेटल्स होते हैं इसे तुम थीन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल्स को ऐसा तुम नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। इसमें एक्सेप्शन तुम्हारा गैलियम, मरकरी, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको तुम थीन वायर्स में नहीं बदल सकते। और इसका एक्सेप्शन कार्बन फाइबर्स है, इसको तुम थीन वायर्स में बदल सकते हो। अगला है तुम्हारा मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब जिसको पीट कर तुम थीन शीट्स, पतली पतली शीट्स बना सकते हो। तो मेटल्स को तुम पतली पतली शीट्स कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल्स को तुम शीट्स नहीं कर सकते, ये टूट जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम और गोल्ड, इसमें तुम देखने को मिलता होगा कि एल्युमिनियम की फॉइल भी होती है, कितनी पतली सी होती है, लेकिन इसमें भी तुम्हारा ये सब सारा एक्सेप्शन है जिसको तुम पीट कर फिर शीट्स नहीं बदल सकते। अगला है जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इस पॉलिश करने के बाद काफ़ी शाइन करते हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। वही जो नॉन मेटल होते हैं नॉट लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइन नहीं करते। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, ठीक है, बहुत शाइन करते हैं। एंड मेटल्स का ये जो एक्सेप्शन है, जो लेड है वो शाइन नहीं करता। इसके बाद है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि उसको स्ट्राइक करने के बाद अगर हार्ड सरफेस से मेटल को तुम स्ट्राइक करो तो वो रिंगिंग टाइप में साउंड सुनाई देगा, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, नॉट सोनोरस होता है। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब हो गया कि जो मेटल्स में होते हैं वो हाई डेंसिटी होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लो डेंसिटी होती है, ठीक है। इसमें डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, वेरी क्लोज्ड पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स होता है एकदम बहुत चिपका हुआ सा रहता है, ठीक है। मेटल्स में ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा, नॉन मेटल्स में थोड़ा सा कम चिपका हुआ रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं।
लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो मेटल्स होते हैं ऐसे तो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ऐसे मरकरी और गैलियम भी होता है, ये भी सॉफ्ट ही होता है। वही जो नॉन मेटल होता है ऐसे होता तो सॉफ्ट है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जो डायमंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि जो हार्डेस्ट मेटल की अगर हम बात करें तो होता है टाइटेनियम। लेकिन अगर हम देखें जो डायमंड होता है ना, तो वो टाइटेनियम से भी ज़्यादा हार्डर होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली इनमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखी जाती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि मरकरी और गैलियम में फिर ये लो होता है। वही जो नन मेटल होता है इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि सिलिकॉन, कार्बन या बोरॉन में फिर ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इनमें होते हैं। इसके बाद जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, ये मैंने डेफिनेशन में बताया कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नन मेटल में आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 होता है, ठीक है, 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वहीं जो नन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है सोडियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 हुआ, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, तो इसमें जो ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो आउटर मोस्ट सेल इसका पूरा नहीं हुआ, मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहा गया और ये एक्सेप्ट किया ताकि ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले, इसीलिए इसको हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा है। इसके बाद जो मेटल्स होते हैं ये पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करते हैं यानी कैटायन फॉर्म करते हैं, जो नन मेटल्स होते हैं ये नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं यानी एनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये सब याद रख लेना। जो मेटल्स होते हैं ये मोनो एटॉमिक होते हैं, जबकि जो नन मेटल्स होते हैं ये पॉली एटॉमिक होते हैं। अब ये एटॉमिक, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें देखो क्लोरीन में 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन में 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन ओ में यहाँ 3 लगा हुआ है, पी में यहाँ 4 लगा हुआ है, लेकिन इसमें सब में देखो सिंगल है, एक ही है, तो इसी को कहा गया मोनो एटॉमिक। और इस सब 2 रहेगा तो डाईएटॉमिक, 3 रहेगा तो ट्राई एटॉमिक, 4 रहेगा तो टेट्रा एटॉमिक, तो इसी वजह से इसको पॉली एटॉमिक कहा जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें एटोमिसिटी होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है, नोबल गैस। नोबल गैस में फिर ऐसा नहीं होता है। चलिए अब आगे हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो सबसे पहला दिया गया है मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे करता है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और ये नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे तुम देख ही रहे होगे, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये नेचर में बेसिक होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है कि जैसे सोडियम और जो पोटेशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से इसको हम खुला नहीं रख सकते हैं। इसको ना हम केरोसिन ऑयल में इसको हम डुबो कर रखेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है कि जो कॉपर होता है इसको जलाने पर ये बर्न नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर में एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का जो है एक लेयर चढ़ जाता है। और जो गोल्ड और सिल्वर होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है। अब जो मेटल होता है ये वाटर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के, कोल्ड वाटर के साथ ही ये रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसे जो मेटल होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। लेड, कॉपर, ये गोल्ड और जो सिल्वर होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो जो H2 से चिपक कर ये दोनों क्या होता है, वाटर के सरफेस पे आ जाता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसके बाद जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नन मेटल। मेटल जब नन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो जब मेटल और नन मेटल का रिएक्शन होता है तो इससे साल्ट का फॉर्म होता है, यानी कि ये एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन ये दोनों, ये मेटल हो गया, ये नन मेटल हो गया, तो इनका रिएक्शन हुआ तो NaCl मिला। ये जो NaCl होता है ये आयोनिक कंपाउंड होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक साल्ट होता है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने से जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा मेटल से नन मेटल में, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा इसी को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं।
अब आगे यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, जैसे फिजिकल नेचर दिया गया है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड और हार्ड होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। ठीक है, इन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन अगर करो तो ये चूर चूर हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब इसमें फोर्स लगाओ तो ये कंपाउंड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों ही हाई होता है। थर्ड दिया गया है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होता है वो जनरली सॉल्यूबल होता है वाटर में, वाटर में वो पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन इनसॉल्यूबल होता है सॉल्वेंट्स में। सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल, ये सब सॉल्वेंट्स हो गए। अगला दिया गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टेन स्टेट में एंड एक्वस सॉल्यूशंस में, लेकिन सॉलिड स्टेट में फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब आगे यहाँ पे एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से तुम्हें करने के लिए आ सकता है, तो इसको याद रख लेना कैसे यहाँ पर ये चीज़ जो है वो किया गया है। अब आगे हम यहाँ समझने वाले हैं कि मेटल्स की एक्सट्रैक्टिंग कैसे होती है। तो मेटल्स का एक्सट्रैक्टिंग में लो रिएक्टिव जो मेटल्स होता है इनकी अलग होगी, मीडियम वाला का अलग होगा और हाई वाला का अलग तरीके से होता है। पहले हम समझेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्टिंग कैसे होती है। तो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं मरकरी, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, जिसमें से ये जो गोल्ड और सिल्वर होता है ये तो फ्री स्टेट मेटल्स होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो एक्सट्रैक्टिंग होती है सिर्फ इनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी हम समझेंगे कि मरकरी और कॉपर जैसे लो रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्टिंग कैसे होगी। तो ये जो मरकरी और जो कॉपर मेटल्स होते हैं ये यूजुअली सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मरकरी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीने बार से, सीने बार यानी HgS से, यानी मरकरी सल्फाइड। ये क्या हो गया, मरकरी सल्फाइड हो गया। तो इनकी जो एक्सट्रैक्शन होती है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। ये जो सीने बार है HgS है, तो इसको देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने से हमें HgO मिला, फिर SO2 मिल गया, और फिर से ये जो HgO हुआ इसको फिर से दोबारा से जब हम हीट करते हैं तो हमें देख लो यहाँ पर मरकरी मिल जाती है। ठीक है, अभी ये जो मरकरी होती है 90% प्योर होता है। आगे हम ये भी समझेंगे कि इसको कैसे हम रिफाइनिंग करके 99.9% तक प्योर करेंगे। देन आगे आ जाते हैं हम मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स आते हैं लाइक जिंक, आयरन, लेड, तो इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। तो देखो ये जो मेटल्स होते हैं जिंक, आयरन और लेड, तो ये कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जो मेटल्स कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। तो जो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं तो उनका होता है कैल्सिनेशन। उनका क्या होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम हीट करते हैं। इससे पहले जो सल्फाइड वाला हमने देखा था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया था, ऑक्सीजन इधर था, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इधर इधर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रख रहे हैं, बस इसको हीट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम हीट करते हैं जिंक कार्बोनेट को, तो हमें ZnO+O2 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम रिडक्शन करेंगे। ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, अब इसको हम रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करने के लिए आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं कि हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन का। तो जैसे हमने पीछे लाया हुआ था जिंक ऑक्साइड, तो इसको हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्ट करने के बाद जो ये कार्बन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और जिंक जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसको तुम अपने तरीके से बैलेंस कर लेना, और इस प्रकार से जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इससे पहले जो था वैसे मेटल्स जो कार्बोनेट के फॉर्म में रहे तो उसका हम करते हैं कैल्सिनेशन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम हीट करते हैं। लेकिन वैसे मेटल्स जो सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं उसका क्या करते हैं, उसका करते हैं हम रोस्टिंग।
ठीक है। रोस्टिंग यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे। जैसे यही जो जिंक है अगर सल्फाइड के फॉर्म में रहा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो हमने क्या किया, हीट किया, तो इससे हमें ZnO प्लस 2SO2 मिला और फिर से हम क्या किए, कार्बन के साथ इसको हम फिर से दोबारा से रिएक्ट किए तो यहाँ पे फिर से O2 छूट गया, ठीक है, CO2 कर लेना, तो यहाँ से हमें फिर से ये जिंक जो है वो मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन होती है। अब जो हाईली रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये जो मेटल्स होते हैं इनकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा होती है इनके मोल्टेन स्टेट से, ठीक है। कैसे होती है तो ये तुम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे एक साइड में कैथोड का और दूसरे साइड में एनोड यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे पावर दिया गया है, यहाँ पे दो रड रखा गया है। तो जब पावर ऑन होता है तो जो प्लस होता है, प्लस वाला इधर तुम्हारा जमा होते जाएगा और माइनस वाला जो होता है इधर जमा होते जाता है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे होगे एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में देखो यहाँ पे सारा तुम्हारा जो है क्लोरीन जो है जमा हो रहा है और कैथोड में यहाँ पर देखो सोडियम जो है वो तुम्हारा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड का। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं एलॉयज़ में। एलॉयज़ क्या होता है तो ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या नन मेटल का। जैसे जो आयरन होता है ये एलॉयज़ होता है आयरन और कार्बन का, ठीक है, कार्बन इसमें लगभग 0.05% प्रेजेंट रहता है। वहीं जो स्टील होता है ये आयरन, निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, मतलब एक एलॉय होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टीन का एक मिक्सचर होता है। 22 कैरेट गोल्ड में उसमें भी देखा जाए तो 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड होता है, 2 पार्ट्स कॉपर और सिल्वर का भी उसमें मिला हुआ होता है। एंड अमालगम क्या होता है तो ये भी एक प्रकार का एलॉय ही होता है जिसमें एक जो मेटल होगा वो तुम्हारा मरकरी होगा, ठीक है, इसी को हम लोग अमालगम कहते हैं। तो बस ये वाला चैप्टर भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम कार्बन एंड कंपाउंड्स की ओर बढ़ते हैं। सो फाइनली अब लास्ट एक चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा बच गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखो ये जो चैप्टर है इसमें स्पेशली हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है कि कार्बन के लिए एक स्पेशल चैप्टर ही दे दिया गया है, ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में, तो आगे मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताऊंगा कि कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें एक स्पेशल चैप्टर इसके लिए दिया गया है। तो पहले कार्बन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे जो कार्बन होता है वो नन मेटल्स होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन भी होगा। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा। तो सबसे लास्ट में यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, इस वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट कहेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर एक वैलेंसी रहे तो मोनोवैलेंट कहा जाता है, 2 वैलेंसी रहे तो डाईवैलेंट कहते हैं, 3 वैलेंसी रहे तो ट्राईवैलेंट कहेंगे और अगर 4 वैलेंसी रहे तो फिर उसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि क्यों कार्बन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर ही दिया गया है। तो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वाई कार्बन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखो जो कार्बन होता है वो एक मेन एलिमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है सविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लाइक प्लांट एनिमल्स में। और ऑलमोस्ट जितने भी तुम्हारे फ्यूल्स होते हैं वो भी कार्बन के ही बने होते हैं, लाइक कोल, LPG, केरोसिन। और हाइड्रोजन भी देखो होता है एक प्रकार का फ्यूल ही है, लेकिन सिर्फ वही है जो एक कार्बन का नहीं बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी तुम्हारे प्लास्टिक्स होते हैं उनमें भी कार्बन्स पाया जाता है। ऑर्गेनिक सबस्टांसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, अल्कोहल, ग्लूकोज, विनेगर, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन जो होता है हमारे कार्बन का अगर परसेंटेज देखा जाए हमारे अर्थ क्रस्ट में तो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ये 0.02% है और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये लगभग 0.03% प्रेजेंट है। और जो कार्बन होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आगे मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ। देखो जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकैप करवा दे रहा हूँ। अभी हमने जस्ट पढ़ा आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें जो आयोनिक बॉन्ड होता है ये मेटल्स और नन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है ये हमेशा 2 नन मेटल के बीच में फॉर्म होती है। अब जैसे आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड और कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। अब यहाँ हम कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं।
तो कोवैलेंट बॉन्ड के मेनली 3 टाइप होते हैं। एक होता है तुम्हारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पे तुम देखने को मिल रहा होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है। अब जैसे तुम देख रहे होगे यहाँ पर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए, तो ये इसके साथ शेयर करेगा। क्योंकि इसको भी एक चाहिए तो ये ना इसको एक दे सकता है ना इसको एक दे सकता है, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन देखो इस प्रकार से शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। इसी प्रकार से डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एंड एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि जितने भी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये तुम्हारा नन मेटल है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, नन मेटल है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होता है। जैसे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे अपना इसको, जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन आया। तो इस वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 2 2 4 और 2 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसको और पूरा करना है, और इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन और पूरा करना है। बट ये ना इससे ले सकता है ना इसको इससे दे सकता है, क्यों झगड़ा लड़ जाएगा कि यार हम क्यों दे, ये बोलेगा हम क्यों दे। तो चलो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये इसके साथ भी शेयर कर लेता है। तो अब देखो इसके अंदर में टोटल तुमको 8 दिख रहा होगा, और इसके अंदर में भी टोटल तुमको 8 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो इस वजह से डबल कोवैलेंट बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बनता है। एंड तीसरा टाइप है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है। जैसे कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 7 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे दिखाया गया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अब ये ना तो 3 इससे ले सकता है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो 3 इसको ना दे सकता है ना इसे ये ले सकता है, क्योंकि दोनों के पास 5 5 है। तो इस वजह से क्या करेगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ पे 3 बॉन्ड बना, 2 और 3 1 2 3 बॉन्ड बना। तो इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या प्रॉपर्टी है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज लगते हैं। जबकि तुमने देखा था आयोनिक बॉन्ड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लग रहा था। इसमें जो होता है जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर्ड होता है, और इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म्स नहीं होता है। आ जाते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। तो देखो इसमें हमें लगभग 3 से 4 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है, जिसमें तुम्हारा पहला है टेट्रा कोवैलेंसी। तो इसमें कुछ खास तुम्हें याद नहीं रखना है, बस याद रखना कि जो कार्बन होता है पता है टेट्रा कोवैलेंट होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। और जो कार्बन होता है उसको ना तो हम कार्बन से ना हम डोनेट कर सकते हैं, ना उसको हम किसी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये बात बस इसमें याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देन अगला है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है एटम के, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग होती है सेम एलिमेंट्स के बीच में, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, कैसे होती है, तो एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में, ब्रांचेस के फॉर्म में, या फिर रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि कार्बन कार्बन के बीच में देखो ये बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो, तुम देख सकते हो रिंग टाइप में ये फॉर्म हुआ। नेक्स्ट अगला तुम्हारा है पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो ये ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सेवरल मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर या फिर पॉलीमरिक कंपाउंड फॉर्म करता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे, अगर हम इथीन ले ले तो एक इथीन हुआ ये तुम्हारा एक इथीन हो गया मोनोमर, ठीक है। और अगर बहुत सारा अगर इथीन आ गया तो पॉलीमर कहेंगे, ठीक है ना। तो 2 इथीन हुआ, 3 इथीन हुआ, बहुत सारे अगर हम इथीन लेंगे तो बहुत सारे इथीन को मिलाकर बना जाता है पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी तुम जैसे कि है तुम देख सकते हो। अगला तुम्हारा है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी कि वैसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें पेंटेन का, तो पेंटेन को हम 3 प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है। पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा। पेंटेन में 5 कार्बन होता है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन होगा। और हाइड्रोजन कितने होते हैं गिन लो, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 5 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन 12 हो गया। तो सब में तुम देखने को मिल रहा होगा कि तुम्हारा चाहे एन पेंटेन में हो, आइसोपेंटेन में हो या नियोपेंटेन में हो, तो देखो स्ट्रक्चर तीनों का अलग अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। तो जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया ब्यूटेन में हम कितने पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, या पेंटेन में कितने पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके दिखाओ, तो ऐसा हमें ड्रॉ करके दिखाना होता है, ठीक है। देन अगले टॉपिक में आ जाते हैं जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो 3 तरह के एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अच्छा, डिफरेंट यहाँ पे दिया गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर पूछ दिया जाए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज ए नॉलेज मैं बता दे रहा हूँ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। तो ये एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि हमें 3 प्रकार के एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो चलो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ये जो होते हैं ये कार्बन एटम से बनते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। तो जो डायमंड होता है ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, और इनमें जो डायमंड होती है इनमें कार्बन कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में ये बना हुआ है, ठीक है। और जो डायमंड होता है ये हम जान ही रहे हैं हार्ड होता है, नन मेटल होता है, ठीक है, और हाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये चमकता है लाइट के प्रेजेंस में, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर यूजेज पूछ जाए डायमंड का क्या यूजेज है, तो ऐसे जो कॉमन यूजेज है वो तो तुम्हारा ज्वेलरी बनाने के लिए होता है, लेकिन इसका यूज़ कटिंग या फिर ड्रिलिंग टूल्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके जो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन एटम्स, इसका प्रत्येक जो कार्बन एटम्स होता है बाकी 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड रहता है, और ये एक हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म करता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि हर जगह तुम्हें एक हेक्सागोनल रिंग टाइप में तुमको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर तुमको 6 दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हर जगह तुमको 6 टाइप में यहाँ पर तुमको जो है रिंग टाइप में देखने को मिल रहा होगा। देन ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वैंडरवाल फोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ग्रेफाइट जो होता है वो वीक वैंडरवाल फोर्सेज से बना होता है। इसका यूज़ किया जाता है ड्राई लुब्रिकेंट में मशीन पार्ट्स के लिए, ठीक है। इसका यूज़ क्या किया जाता है, मशीन के लिए एज अ ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, एज वेल एज इट इज़ यूज्ड इन लेड पेंसिल। साथ ही साथ इसका लेड पेंसिल्स में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन क्या होता है, तो ये एक हॉलो केज होता है, मतलब एक फुटबॉल की तरह होता है, एंड ये एग्जिस्ट करता है एक स्फेयर के फॉर्म में, ठीक है, जैसा कि तुम देख रहे हो, ठीक है, एक फुटबॉल के टाइप में ये एग्जिस्ट करता है। तो इनमें क्या होता है कि हेक्सागोनल रिंग के साथ ही साथ कहीं कहीं तुम्हें पेंटागोनल तो कहीं हेप्टागोनल रिंग भी तुम्हें प्रेजेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट में ओनली हेक्सागोनल रिंग ही बन रहे थे, बट फ्लोरीन में क्या होता है, पेंटागोनल, हेप्टागोनल, हेक्सागोनल हर तरह का रिंग जो होता है इसमें बना होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में। तो कंपाउंड्स के 3 टाइप होते हैं। पहला तुम्हारा हो गया कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है, तो एक जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स में एक कंपाउंड तुम्हारा कार्बन होगा, बाकी तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। इसे इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, अदर कंपाउंड्स भी हो सकता है। तो ये हो गया कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे दूसरा भी कंपाउंड्स हो सकता है। जैसे इसमें तुम देख रहे होगे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे ऑक्सीजन भी है, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अच्छा, मान के चलो दूसरा अगर नहीं है तो क्या उसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, कहेंगे, फिर भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए, बाकी दूसरा रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहना चाहिए। अगर उसके अलावे कोई दूसरा अगर एलिमेंट है देन वो तुम्हारा
हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जैसे तुम देख लो यहाँ पे मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, तो इसमें सिर्फ CH है, CH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सिर्फ अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो हाइड्रोकार्बन होता है, याद रख लेना, ठीक है। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो तो वो हाइड्रोकार्बन होता है, बस इतना तीनों में अंतर है। तो हमें हाइड्रोकार्बन्स के ही बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एसाइक्लिक, जिसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं, ये चेन फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है कार्बोसाइक्लिक, इसको हम साइक्लिक भी कहते हैं, ये रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो कार्बोसाइक्लिक होता है इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में बस ये वाला तुमको याद रखना, इसका स्ट्रक्चर देख लो, सेम स्ट्रक्चर तुमको बनाना है। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा बेंजीन का, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है एरोमेटिक में, और कुछ भी तुम्हें नहीं करना है क्लास फिलहाल अभी क्लास 10th में। एंड एलिसाइक्लिक में तुम्हें साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्केन्स के बारे में जानना है, आगे मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। वहीं जो एसाइक्लिक हो गया या फिर एलिफेटिक हो गया, तो इसको तीन भाग में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। जो एल्केन होता है ये सेचुरेटेड होता है, और जो एल्कीन और एल्काइन होता है ये अनसेचुरेटेड होता है। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है इसके बारे में आगे मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज में बताने जा रहा हूँ। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ये मैंने तुम्हें बताया कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक होता है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के ये टाइप हो गए। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये सिर्फ एल्केन ही होता है, ठीक है। एल्केन ग्रुप के जितने भी आएंगे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सारे के सारे तुम्हारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। एंड इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन एटम्स का, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी तुमको दिखाया गया होगा। जैसे मैंने ये कहा कि जो एल्केन्स होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, वहीं जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ये एल्कीन और एल्काइंस ग्रुप वाले आते हैं, जैसे इथीन, मिथीन या फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, और एल्काइन वाला भी जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये अनसेचुरेटेड होता है, मतलब इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड में ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, और अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, मतलब बन सकता है क्या, बनता है, ठीक है ना। तो अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो अल्कीन और एल्काइन ग्रुप वाले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन का जैसे एग्जांपल देख सकते हो, डबल बॉन्ड बनाया, एल्काइन में देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है। एंड देन तुम्हारा आ गया साइक्लो एल्केन्स। तो फर्स्ट मेंबर जो साइक्लो एल्केन का होता है वो साइक्लोप्रोपेन होता है, क्योंकि जो साइक्लो एल्केन होता है ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, और रिंग तभी बन सकता है जब तीन कार्बन एटम्स हो, क्योंकि दो कार्बन कार्बन के बीच में हम कभी रिंग नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक और कार्बन हो तब ये एक रिंग बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि पहला मेंबर जो साइक्लो एल्केन का होता है वो साइक्लोप्रोपेन होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। एंड साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन का हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन यहाँ रिपीट हो गया, ठीक है, देख लो। और साइक्लोपेंटेन का मैसे बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेगा तो 6 बार कर देंगे, मतलब ये 1 2 3 4 5 बोला है ना, तो एक कार्बन और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। देन आगे आ जाते हैं हम होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो एक ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन कंपाउंड्स का ये एक ग्रुप होता है हैविंग सेम जनरल फार्मूला, जिसका जनरल फार्मूला सेम होता है और सेम फंक्शनल ग्रुप भी होता है, इसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। सेम जनरल फार्मूला होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसका सेम जनरल फार्मूला होता है। एंड इसमें होमोलोगस का जो डिफरेंस होता है, दो होमोलोगस का जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, ठीक है। और इनके मॉलिक्यूलर मास के बीच में भी जो डिफरेंस होता है वो 14 होता है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे एल्केन। अब एल्केन में तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है ना। तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस ले तो डिफरेंस कितना होगा, कार्बन कार्बन के बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन के बीच में 2 का डिफरेंस आया, तो CH2 का आया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि दो होमोलोगस के बीच में ना हमेशा CH2 का डिफरेंस होगा। इसके बाद अगर हम फिर से आगे बढ़ाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन में जाते, तो प्रोपेन और अगर हम इथेन में भी अगर हम डिफरेंस देखते तो CH2 का ही आता, ठीक है ना। इसी प्रकार से तुम एल्कीन का देख लो, एल्काइन का देख लो, एल्कोहल का देख लो, अगर हम उन दोनों लगातार अगर हम दोनों होमोलोगस के अगर बीच का डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का ही आएगा, ठीक है।
आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में। तो इसमें पहला तुम्हारा दिया गया है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट निकलता हो, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबशन कैसे किया जा रहा है? तो यहाँ पे देख लो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला और हीट और लाइट यहाँ से देख लो निकल रहा है। इसी प्रकार से कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर देखो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और देखो फिर से हीट और लाइट निकला। इसी प्रकार से कंबशन ऑफ एल्कोहल का यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है। जैसे एल्कोहल हो गया तुम्हारा इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर से देखो हीट और लाइट हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है याद रख लेना। देन अगले टॉपिक में आते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम सोचोगे कि सर ये तो पहला चैप्टर में भी है। हाँ, उसमें भी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होना, तो यहाँ पर भी होगा सेम चीज़ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। इसमें क्या होता है कि एल्कोहल को हीट किया जाता है, एल्कोहल को हीट किया जाता है क्या ऐड करके? तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों को, इन दोनों में से कोई भी एक ऐड किया जाता है जिसके वजह से हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एज एक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा इथेनॉल है, अब इथेनॉल में यहाँ पर देख लो हमने जैसे कि अपने ऊपर जो बताया था पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पे देखो ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ये अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता है, यानी कि ये बेसिक होता है। ये क्या होता है? बेसिक होता है, बेस होता है। और इसमें हीट भी देखो किया जा रहा है। ठीक है, या तो ये डाल सकते हैं या तो ये भी डाल सकते हैं एसिडिफाइड, इसको बोला जाता है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हीट आ गया, तो इसको ऐड करके जब हीट किया गया तो इससे हमें इथेनोइक एसिड यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, ये भी तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अगला आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन में, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना। अब यहाँ पर ये जो आर आर दिखाई दे रहा होगा, तो जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता दूं, ये कार्बन की चेन होती है। ठीक है ना, तो ये एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन क्या होता है? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना। जैसे कि मतलब हमारा ऑयल है, ऑयल को फैट में बदल दो, दैट इज उसी को हम कहेंगे तुम्हारा हाइड्रोजनेशन। अब जैसे ऐड मतलब कैसे ये काम करता है, तो इसके लिए हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्या डाल के? तो निकिल के कैटलिस्ट डाल के। अब जिसको कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता होगा तो मैंने देख लेना प्रीवियस थोड़ा सा प्रीव्यू करके, मैंने चैप्टर 1 में ही तुमको कैटलिस्ट के बारे में बताया था कि ये क्या होता है। ठीक है, हमने चैप्टर 1 में ही तुमको बता दिया था। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना, दैट इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से एक आर को हटाया गया और यहाँ से हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया। ओके, तो इसी को कहा गया एडिशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन उसमें ऐड कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे दिया गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। तो हाइड्रोजन के जगह पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा देना। अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा मीथेन था, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, लेकिन एक H यहाँ से हटा दो और उसमें Cl2 लगा दो। ठीक है, और उसमें सनलाइट भी पास करो तो इससे मिथाइल क्लोराइड मिल गया। देखो एक H यहाँ से हट गया और क्लोरीन ऐड हो गया, और यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इससे मिलता है। तो इसी को कहा गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करना। यहाँ पे कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल फैमिली में आता है, एंड ये सब याद रखना क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है C2H5OH। ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ये कलरलेस होता है, स्वीट गुड स्मेल करता है, और इसकी जो टेस्ट होती है वो बर्निंग टाइप में लगता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो एज अ मेडिसिन इसका यूज़ किया जाता है, कफ सिरप्स या फिर बहुत सारे टॉनिक्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है इथेनॉल का, अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? तो इथेनॉल
को सोडियम के साथ रिएक्ट करने से हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। एंड रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना है तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट तुम इथेनॉल का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बना के भी ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक डिहाइड्रेशन भी है, कभी कभी डिहाइड्रेशन भी पूछ देता है, इसको भी याद रख लेना। तो इथेनॉल को इथीन बनाना ये डिहाइड्रेशन होता है। कैसे होता है, तो इसमें हम H2SO4 ऐड करते हैं, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, जिससे इथीन बनता है और वाटर में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो H2SO4 है ना, वो एक्ट करता है एज डिहाइड्रेशन एजेंट की तरह। देन अगला तुम्हारा है इथेनोइक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये नेचर में एसिडिक होता है और ये इथेनोइक एसिड वीक एसिड होता है। जो इथेनोइक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना। एंड अब आगे यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है इथेनोइक एसिड का, ठीक है। इथेनोइक एसिड का कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है। जैसे जो इथेनोइक एसिड है, अगर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, अगर इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करे तो इससे हमें ईस्टर मिलता है और वाटर भी मिलता है। तो ईस्टर का फॉर्मूला भी याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ईस्टर क्या होता है, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स वगैरह बनाने में, एज फ्लेवरिंग एजेंट्स के भी रूप में इसका यूज़ किया जाता है। देन आगे आते हैं सैपोनिफिकेशन में। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, तो ईस्टर से सोप निकालना, ईस्टर से सोप बनाना सोपनिफिकेशन कहलाता है। तो ईस्टर से सोप कैसे बन रहा है, तो देखो ईस्टर में NOAH को ऐड किया गया तो इससे हमें इथेनॉल और सोप मिल रहा है। अब ये सब सारा यहाँ पर जो भी फॉर्मूला वगैरह है अच्छे से इसको याद कर लेना, पेपर में आएगा। इसके बाद तुम्हारा रिएक्शन है बेस के साथ। जो इथेनोइक एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये सोप बनाता है और वाटर फॉर्म करता है। साथ ही साथ ये जो इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके सोप बनाता है और इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके सोप बनाता है। तो सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका कम से कम ये सब सारा थोड़ा याद रख लेना। अगर पूरा याद भी नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ये तुम्हारा सैपोनिफिकेशन वाला याद रख लेना और ये बेस वाला याद रख लेना, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक याद कर लेना, ठीक है। चलो एक आखिरी टॉपिक में हम आ जाते हैं जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले ये जान लो कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो सोप्स होता है वो सिर्फ वर्क करता है सॉफ्ट वाटर में, जबकि जो डिटर्जेंट्स होता है ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में ये वर्क करता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर ये हार्ड वाटर क्या है, तो बता दे कि ये जो हार्ड वाटर होता है इसमें हाई अमाउंट में साल्ट प्रेजेंट होता है, लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम का। व्हेन सोप इज़ एडेड टू हार्ड वाटर, जब सोप को हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है ना तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस फॉर्म कर लेता है, यानी कि एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है जिसको हम स्कम कहते हैं। और यही जो स्कम है ना, ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है कपड़ा को साफ़ करने में। तो वहीं अगर हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं इसी इनसॉल्युबल स्कम में तो ये स्कम फॉर्म नहीं हो पाता हार्ड वाटर के साथ, ठीक है, और कपड़ा अच्छे से साफ़ हो पाता है। तो बस यही कारण है कि जो डिटर्जेंट्स होता है ये हार्ड वाटर के साथ मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोप के साथ हम वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर का सोप के साथ यूज़ करो तो वो काम फिर नहीं करता है, ठीक है। तो इसी वजह से दिया हुआ है कि सोप जो है सिर्फ ओनली सॉफ्ट वाटर के साथ वर्क करता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो तुम्हारा सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के वाटर के साथ ये वर्क करता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे डिफरेंस तुम्हारा दिया गया है सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में, कि जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि जो डिटर्जेंट्स होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो अगर बायोडिग्रेडेबल होगा तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, जबकि वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है। और इसका जो क्लीनिजिंग एक्शन होता है वो वीक होता है, और जो डिटर्जेंट जो होता है उसका क्लीनिजिंग एक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब कैसे ये क्लीनिजिंग एक्शन होता है तो इसको लेके हम यहाँ पे समझने वाले हैं सोप मॉलिक्यूल्स का कैसे क्लीनिजिंग एक्शन होता है। तो जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें दो इंड होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक इंड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक इंड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, मतलब जो वाटर से दूर जाएगा,
ठीक है। तो ये तुम्हारा आयोनिक होता है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की तरह होता है, जैसे कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोफिलिक इंड है, ठीक है, ये आयोनिक की तरह हो गया, और ये देखो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की तरह है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोफोबिक एंड इसको हम कहते हैं। तो कैसे साफ होता है, तो जब सोप को ऐड किया जाता है वाटर के साथ, तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम मिसेल्स कहते हैं। देख लो, ये एक स्फेरिकल फॉर्म कर लिया, स्फेयर टाइप में फॉर्म कर लिया है ना, स्फेयर टाइप में फॉर्म किया। तो ये जो मिसेल्स फॉर्म किया, तो ये जो मिसेल्स फॉर्म करता है, तो यहाँ पे मान के चलो डर्ट है, ठीक है, यहाँ पे डर्ट है। तो जो इसका हाइड्रोफोबिक एंड होगा, जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा यानी जो वाटर से दूर भागेगा, वो इसी डर्ट के पास आएगा एंड देन फिर ये साफ करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि साफ कर कौन करता है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो साफ करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द डर्ट ऑफ द फैब्रिक, वाइल जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर भाग जाता है, ठीक है। तो हमने जो 4 चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जो बायोलॉजी और फिजिक्स है वो भी जल्दी से कंप्लीट करवा दूं। लेकिन अगर तुम्हें जिस भी नोट्स से अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर तुम्हें ये नोट्स डाउनलोड करने होंगे तो ये तुमको हमारी ऐप में मिलेगा। हमारी ऐप का लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, उसको इंस्टॉल कर लेना। अपना जो क्लास होगा क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पर आ जाना बेस्ट नोट्स में। जब तुम बेस्ट नोट्स में आओगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है कि क्लास 10 साइंस बेस्ट नोट्स। तो इस नोट्स को अगर तुम डाउनलोड ले लोगे ना, तो यहाँ पे तुमको क्लास 10 साइंस का कंप्लीट नोट्स, सबसे अच्छा नोट्स मिलेगा, जिसको सिर्फ सेल्फ स्टडी करके भी तुम टॉपर बन सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए बताए, जिस नोट्स अभी हमने पढ़ाया वो यहीं से हमने पढ़ाया हुआ है, तो ये नोट्स तुमको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि परीक्षा में क्वेश्चंस आए, वो वाला हमें क्वेश्चंस दे दीजिए, उसकी PDF दे दीजिए, तो वो PDF तुमको यहाँ से मिलेगा। 100% क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर तुमको लेना होगा जरूर ले लेना। इसका लिंक तुमको स्टूडेंट्स लाइफ का जो हमारे ऐप का नाम है, ये तुमको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।